हेलो एवरीवन, तो लेट्स बैक टू स्टडी क्लासेस। थोड़ी वीडियो कंटिन्यू नहीं थी क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। और आप भी थोड़ा प्यार दिखाओ, वीडियो बना रहे तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो आज हम मनी चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 12 माइक्रो सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। और मतलब मनी और बैंकिंग दो चैप्टर है जो कि 6 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कवर करते हैं। और इस चैप्टर के मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और 18 में और 10 में भी, 16 में भी। तो अगर आपको ये सब क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल डिस्कस दिस विथ यू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मनी में सबसे पहले आप सबको पता है पैसा सबको पता है, सभी पैसा आज अभी की इम्पोर्टेंस है, पैसा सभी जानते हैं क्या होता है। तो अब जब पैसा नहीं आया था, जब मनी नहीं आया था एज इन द फॉर्म ऑफ नोट, तब क्या यूज़ होता था? तो पहले जब पैसा नहीं आया था, मतलब मनी और नोट नहीं आया था, सिक्के नहीं आए थे, तब यूज़ होता था बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? मतलब मुझे चावल चाहिए, आपको जूते चाहिए, मेरे पास जूते, आपके पास चावल है, तो ठीक है एक्सचेंज कर लेते हैं। तो उसे बोलते थे कि मतलब मेरी जो ज़रूरत है वो आपके पास मुझे मिल गई तो हमसे एक्सचेंज कर लेते हैं, तो बार्टर सिस्टम होता है। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? ये मतलब एक बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है जो तो क्लियर रखो। ये नहीं पता है हमको ये नहीं पता है कि पहले जब पैसे नहीं तब क्या चलता था, तो मतलब नहीं है ना, इतना तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। और जिस जहाँ पे मतलब एन इकोनॉमी वेयर बार्टर सिस्टम एग्जिट्स इज नोन एज C2C इकोनॉमी और बार्टर इकोनॉमी। ठीक है, वैसे तो बार्टर सिस्टम कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन से कंटिन्यू एग्जाम क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर आप ही मतलब अब देखो, क्योंकि मनी का कोई डेफिनेशन बताऊंगी तो आप बोलोगे बार्टर सिस्टम को C मतलब कि वो खराब है, तो उसको सिर्फ ठीक करने के लिए मनी आया था। जो भी इसके लिमिटेशन थे ना बार्टर सिस्टम के, जैसे कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड क्या होता है? साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर एंड सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि जो मुझे चाहिए वो मुझे आपके पास मिलना चाहिए और जो आपको चाहिए वो मेरे पास मिलना चाहिए। अगर दोनों की जरूरत एक दूसरे के पास है तभी बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आप देखो बार्टर सिस्टम में अब आप क्या पता, आपके पास चावल है और मेरे पास जूते हैं, आपको जूते चाहिए, मुझे चावल चाहिए, तो आप बोल रहे हो मेरे चावल की कीमत ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू ये जूता। मैं बोलूँ क्यों? तो क्या प्राइम मिनिस्टर जो मुझे बताएगा कि तू क्या है? तो एक कॉमन मेजर वैल्यू नहीं है वहाँ पे ना, लैक हो एंड कॉमन मेजर वैल्यू। जैसे कि मनी है, 10 रुपये में, आपको पता है 10 रुपये में सिर्फ 2 ही कुरकुरे खरीद सकते हो। अब जाके दुकान वाले को बोलोगे 10 कुरकुरे दे दो तो उधर झापड़ मारेगा वो, आपको पता है, क्योंकि एक वो स्टैंडर्ड है कि हाँ 10 रुपये में इतने ही सामान खरीद सकते हैं। वैसे पहले नहीं होता था बार्टर सिस्टम में। फिर तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब कि जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मान लो, या फिर मतलब कि क्रेडिट में लेना मान लो, या फिर मतलब क्रेडिट फैसिलिटी और मतलब कि प्रॉमिसरी नोट, ये सब अभी हो सकता है। अभी हम लोग क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट देते, सब करते हैं यहाँ पे। लेकिन बार्टर सिस्टम में तो इंसान के पास पैसे ही नहीं होते थे, फिर ऑनलाइन सिस्टम में क्रेडिट क्या लेता वो। और क्रेडिट ना लेने का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है क्योंकि आप क्रेडिट, चल ठीक है, आप बोलोगे भाई दे दे बहुत पैसे, ठीक है आपको दे दिया, आपको चावल दे दिया, बोला मुझे 5 दिन बाद देना। अब पता चल रहा आप चावल तो ले लिए, आप सोच रहे ठीक है 5 दिन बाद मैं अब दे दूंगा कुछ भी करके, तो उसकी मतलब उस चीज़ की वैल्यू गिर जाएगी। तो मतलब नहीं है, जब इंसान उसकी वैल्यू गिरेगी तो आप 5 रुपये में खरीद, मतलब 5 रुपये की चीज़ों से एक्सचेंज करके लेके आए हो तो आपको उसे 6 रुपये में करना पड़ेगा, तो फिर आपके लिए घाटा है और सामने वाले के लिए फायदा हो जाएगी। अपोजिट केस भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी वो लैक हो जा रहा था। फिर तीसरा हम लोग का स्टोर ऑफ वैल्यू। अब जैसे चावल, आप चावल कितने दिन स्टोर कर सकते हो और कितने हद तक स्टोर कर सकते हो। और जैसे कि और वेजिटेबल ले लो, और बहुत सारे से कुछ होता है ड्यूरेबल गुड्स और जो कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो कि स्टोर नहीं किए जा सकते। तो बार्टर सिस्टम में जब बार्टर इकोनॉमी था तब ये भी लैक ऑफ लिमिटेशन होते थे। ठीक है, तो अभी क्या क्या लिमिटेशन को पता है, रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम लोग का लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट एंड लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो अब ये सबको अब आपको डेफिनेशन बता रही हूँ मनी का, बोलोगे तो कुछ नहीं है उसको कवर अप करने के लिए। जैसे आप पता है मनी इज एनीथिंग, यहाँ पे ये नहीं कि मनी वो है ऐसा नहीं है, मनी इज एनीथिंग। ठीक है,
मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वहाँ पे क्या होती थी मैं डबल कोइंसिडेंस फॉर्म्स था और कॉमन मेजर वैल्यू था। कॉमन मेजर वैल्यू था तो यहाँ पे क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे उस चीज़ को कवर अप कर रहा है। मेजर ऑफ वैल्यू वहाँ पे मतलब कि मेजर ऑफ वैल्यू था, डबल कोइंसिडेंस और मेजर वैल्यू नहीं था और स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट भी नहीं था। वो सब सिर्फ कवर करने के लिए सब पॉइंट है। तो मनी का डेफिनेशन क्या, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज एंड मीन फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, तो मनी इतना हम समझ आ गया मनी क्या होता है। अब ऐसे मनी का बच्चे थोड़ी व्हाट इज मनी बता, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, पर अगर बता दिया फीचर लिखने आ गया या बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन लिखने आ गया तो आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर मतलब कि इस चैप्टर की जान यही है मनी सप्लाई, जिससे क्वेश्चन आते हैं M1 का, M1 क्या होता है और M1 में क्या क्या नैरो मतलब कि कैसे कैसे होता है, ये सब आता है। अब आके बताती हूँ M1 में क्या क्या मनी सप्लाई, M1 M2 M3 M4 क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मनी सप्लाई क्या होता है, तो एक बता रही हूँ मनी से समझ लो मनी पैसा, सप्लाई कितना सप्लाई हो रहा है। तो मतलब कि मनी सप्लाई रिफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि वहाँ पे सिर्फ पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, जैसे कि मैं गवर्नमेंट हूँ, ठीक है, और मुझे जानना है कि अब मेरी इकोनॉमी में कितने पैसे हैं, तो मैं क्या करूँगी, पूरी इकोनॉमी में पूरे इंसानों के पास उनके हाथों में कितनी करेंसी है, कितनी रुपए हैं, कितने मतलब कि कॉइन है, मैं उनको मेजर करूंगी, उनको मतलब कि डिटरमाइन करूंगी सब हर जगह से, मुझे पता चल जाएगा फिर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितने हैं। और उसमें मैं गवर्नमेंट से या फिर बैंकिंग का नहीं लेते। ठीक है, हमेशा याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी मतलब सिर्फ पीपल के पास कितने पैसे हैं सिर्फ वही होता है इंक्लूड। ठीक है, अब इसके दो फीचर है, मतलब मनी सप्लाई आया तो फिर बच्चे से नहीं लिख सकते ना कि हाँ मनी सप्लाई मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसके लिए हमको दो फीचर भी लिख देना जिससे बुक में जो दिया हुआ है। पहला तो ये है कि ये इट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, वही बताया आपको मैं, यहाँ पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से मनी नहीं लिया जाता, सिर्फ पब्लिक के हाथ में कितने पैसे सिर्फ उसे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। आप चैप्टर में पढ़े होंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मुझे कमेंट बताइए, मैं समझा दूंगी। तो उसमें एक है स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैं आपको बताऊँ जैसे कि बता रही हूँ, मैं इस डेफिनेशन पर समझाती हूँ। मैं मतलब कि अगर आपको पूरा स्टॉक कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन समझना है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, और मैं स्टॉक कॉन्सेप्ट मनी सप्लाई कैसा मैं ये समझाती हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है मनी सप्लाई रिफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आपको डेफिनेशन क्या होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट का, मनी हेल्ड मतलब स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दोज वेरिएबल विच इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ है, भाई ये तो वही है, चलो बस हाँ, तो ठीक है, स्टॉक कॉन्सेप्ट लिख देना। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हम समझ गए मनी सप्लाई क्या होता है। अब इसको कैसे मेजर किए जाते हैं, अब मैं बोल दूंगी जॉब पता कर क्या हो, तो अब तुम एक जो पूरे इकोनॉमी में जाके पूछोगे थोड़ी ना किसके पास कितने पैसे हैं, तो उसके बहुत सारे मेजर होते हैं। पहले मतलब कि टिल 1967 और 1978 और 68 में RBI मतलब कि नैरो मेजर यूज़ करता था, लेकिन आफ्टर 1977 वो मनी सप्लाई मतलब बहुत 4 मेजर यूज़ करता है, M1 M2 M3 M4। ठीक है, अब उसके बाद अब पढ़ेंगे M1 क्या होता है। M1 देखो, M1 का ना 3 नाम है जो कि याद कर लो, मतलब कि कहीं ना कहीं से अगर आप जैसे कि पूछ सकता है व्हाट इज ट्रांजैक्शन मनी, व्हाट इज फियाट मनी, व्हाट इज लीगल टेंडर मनी, तो इन तीनों का मतलब एक ही है कि ये क्या पूछ रहा है, M1 पूछ रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज M1? M1 क्या होता है, इट इज़ अ फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी। आपको बता चुकी हो ट्रांजैक्शन मनी, फियाट मनी और लीगल टेंडर मनी, तीनों का नाम M1 ही है। ठीक है, जैसे आपको घर में आपका जो भी नाम है ओरिजिनल नाम, उसको घर में कुछ भी बोल देते हैं, तो आपका एक नाम मतलब तो वही है ना, मतलब उसमें वही है M1, और ट्रांजैक्शन मनी और फियाट मनी और लीगल टेंडर मनी मतलब वही होता है। ठीक है, तो M1 क्या क्या होता है, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। अब मैं क्या समझाती हूँ, इसका मतलब क्या, पहला करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, मतलब कि पब्लिक के पास करेंसी तो इंडिया में होते नहीं बट फिर भी ले लेते हैं, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, इंसानों के पास कितने करेंसी है उसको लेना है। ठीक है, सिर्फ इंसान पास कितने करेंसी है। इसके बाद में यहाँ पे एक बार याद, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक तो हम लोग का फियाट मनी, एक हम लोग का लीगल टेंडर मनी। व्हाट इज फियाट मनी? फियाट 2 मिनट,
फियाट मनी रिफ्रेश द मनी अंडर द विच इज अंडर द फियाट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज अ मनी, मतलब कि वो गवर्नमेंट तरफ से वो है लीगल, उनका बस रिजर्वेशन है कि हाँ ये एज अ मनी यूज कर सकते हैं। अब देखो सब पीके मूवी देखा होगा तो बताया होगा, मतलब बताया था ना कि गांधी जी का बहुत सारा फोटो लेके जाता है वो क्या गाजर मांगने, लेकिन उसका हर मतलब सारे फोटो में किसी में उसका वैल्यू नहीं रहता, केवल एक मतलब कि रुपये की नोट में जहाँ पे गांधी जी का फोटो रहता है उसी में उसका वैल्यू रहता है, मतलब फियाट है, वो ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट है जो एज अ फियाट यूज हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग का दूसरा है हम लोग का लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी में सिंपल है कि वो मतलब लीगली एक्सेप्टेड है टू मेक पेमेंट फॉर अदर ऑब्लिगेशन एंड डेब्ट। ठीक है, इतना ही है, कुछ भी नहीं इसमें। अब उसके बाद हम लोग का मतलब ये करेंसी रिक्वायरमेंट पब्लिक हो गया। फिर डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट रिफर्स टू दोज डिपॉजिट विच कैन बी इनकेस्ड बाय अकाउंट होल्डर एट एनी टाइम, मतलब कि हम पैसा कभी विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी डाल सकते हो, यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है ना कि तो आपके मतलब कि आप इतना चेक कर सकते हो, इतने डिपॉजिट कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, उसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, और मतलब ये जनरली ना बिजनेसमैन की तरफ से, आप अगर बैंकिंग चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बताएगा कि इसमें से ये जनरली बिजनेसमैन की तरफ से मेंटेन किए जाते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है पैसा एक सेफ जगह रखना होता है और ज़्यादा देर रख भी नहीं पाते, क्योंकि उनके मतलब कि डे टू डे वर्किंग के लिए चाहिए होता है पैसा, तो निकाल लेते हैं, तो उनके लिए मतलब डिमांड डिपॉजिट जनरली बिजनेस एंड करते हैं, पर यहाँ पे दिया है तो मैं वो समझा दे रही हूँ। फिर अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इट इंक्लूड ऑल दोज डिपॉजिट विच इज हेल्ड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन। फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं करेगा, ये ऑन द बिहाफ ऑफ अदर फॉरेन बैंकिंग और फॉरेन इंस्टीट्यूशन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे M2। व्हाट इज M2? तो मैं बता दूं, मतलब M1 थोड़ा सा पढ़ने के लिए था क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहता है, लेकिन M2 M3 M4 आपको तो रटना पड़ेगा। मतलब रटना इन द सेंस आपको ऐसा भी नहीं दिन भर रात भर रट रहे हो, ऐसा वाला भी नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर M2 क्या होता है, फिर पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला ये होता है। तो M2 इज इक्वल टू सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक M1, और M3 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक एग्रीगेट। हाँ, और M3 को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, और व्हाट इज M4? M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, अब ये भी है लिक्विडिटी, इससे क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर, मैंने देखा था कहीं पे लिक्विडिटी की। तो M1 और M2 क्या होते हैं? नैरो मतलब M1 इज अ मोर लिक्विड एंड M4 इज अ लिस्ट लिक्विड है। ठीक है, और उसके बाद कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, कौन सा नैरो कॉन्सेप्ट है, कौन सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो M1 और M2 को हम लोग नैरो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, तबकि M3 और M4 को हम लोग ब्रॉड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो चैप्टर मैंने कवर कर लिया, लेकिन इस चैप्टर से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम से पूछा जाता है, और तो मेरे से भी मतलब पूछा गया था, जैसे पी बोर्ड में पूछा गया था, तो मैं आपको बता देती हूँ। वो है हम लोग का हाई पावर्ड मनी। अब व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? हाई पावर्ड मनी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या क्या इंक्लूड करता है? वो करेंसी विद पब्लिक और कैश रिजर्व विद बैंक। ठीक है, तो ये चीज दो पॉइंट याद रखना लिखने के लिए। पहला तो ये आरबीआई और गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, दूसरा क्या क्या इंक्लूड करता है? पहला तो हम लोग का करेंसी विद पब्लिक प्लस कैश रिजर्व विद बैंक। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। एक बार बुक खोलिए, और मैं पूरा बुक का एक लाइन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक बार बुक रीडिंग कीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था चैप्टर के, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, आपको मतलब डिस्कस चाहिए, PDF फॉर्म में चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वी विल प्रोवाइड यू। थैंक यू।